ऑलराइट, तो हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट्स पढ़े, एक जर्नल और एक प्री। प्री में हमने क्या डिस्कस किया कि वाई टू यूज, पर्टिकुलरली क्या मोटिव था। हमने कहा कि कई बार हमें पेशेंट की एंजाइटी को रिड्यूस करना होता है, कई बार हमें उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी को थोड़ा सा रिलैक्स रखना है, एनाल्जेसिक इफेक्ट्स हम चाहते हैं, और पेशेंट की जो सिक्रीशंस है वो डिक्रीज हम चाहते हैं कि थोड़ा कम हो जाएं, ओके। एंड वी ऑल्सो वांट कि एंटी एमेटिक इफेक्ट्स जो है वो भी रिड्यूस हो जाएं, एसिडिटी, गैस्ट्रिक जूस, ये सारा क्या हो जाए, थोड़ा डिक्रीज कर जाए। इस पूरे पॉइंट ऑफ व्यू को हम लोग यूज करना चाह रहे हैं, इसीलिए हम पहले जर्नल एनेस्थीसिया वाले पेशेंट को पहले क्या देते हैं, प्री एनेस्थेटिक इफेक्ट्स ड्रग्स, ओके। सो एंजाइटी, एमेंशिया, एनाल्जेसिक्स, एंटीमेटिक एंड एसिडिटी। अब बात करते हैं फॉर एग्जांपल, अगर मैं सिडेटिव की बात करूं तो डायजेपाम, लोरेजेपाम। एंटीकोलिनर्जिक्स की बात करूं तो हमारे पास एट्रोपिन एक एग्जांपल आ जाता है, जो कि एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट दिखाता है, जो कि पैरासिम्पथेटिक को ब्लॉक करता है, ताकि वो कहीं किस हद तक सिंपथेटिक वाले सिम्टम के रिएक्शंस हमें दे सके, सिक्रीशंस को कम कर सके, रिलैक्स कर सके बॉडी को। ऑपियोइड्स की अगर मैं बात करूं तो एंजाइटी को डिक्रीज करना, फॉर एग्जांपल मॉर्फिन, आपके प्री और पोस्ट ऑपरेटिव में हायसिन हम लोग देते हैं। न्यूरोलेप्टिक्स की अगर मैं बात करूं तो न्यूरोलेप्टिक्स में पर्टिकुलरली वी हैव रिड्यूस एंजाइटी, एंटी एमेटिक इफेक्ट्स, फॉर एग्जांपल लाइक क्लोप्रोमाजिन एंड योर हेलोपेरिडोल। सो दीज आर द पर्टिकुलरली न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स। और क्या, H2 ब्लोकर, एंटी एमेटिक्स। ये हमने कुछ पढ़े थे कि भाई हमें प्री एनेस्थेटिक कुछ ड्रग्स जो है वो काम करने में चाहिए हैं, ताकि हम उसको जर्नल एनेस्थीसिया के इफेक्ट को ज्यादा अच्छे से कर सकें। इसीलिए हमें आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले, दैट इज बेसिकली योर जर्नल एनेस्थेटिक्स, ओके। तो मैं इसको थोड़ा जूम कर लेती हूँ आप लोगों के लिए, बहुत इजी टॉपिक है, डिफिकल्ट नहीं है, तो प्लीज फोकस कीजिए। एनेस्थीसिया कैन बी डिफाइंड एज रिवर्सिबल लॉस ऑफ पेन सेंसेशन। इट्स लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि एनेस्थीसिया जो है वो मतलब है इसका साफ साफ रिवर्सिबल लॉस होना ऑफ द पेन सेंसेशन, ओके। एंड दिस स्टेट इज रिवर्सिबल CNS डिप्रेशन causing loss of response to and perception of the stimuli. Before going for any surgery, there is a strong need to suppress the sensation of pain. Obviously, आप सर्जरी कर रहे हैं पेशेंट का, पेशेंट को बहुत पेन होगा, वी वांट कि उसकी पेन के सेंसेशन को बंद कर दिया जाए, लेकिन लोकल भी करता है ये काम, एंड प्री एनेस्थेटिक, सिडेटिव, हिप्नोटिक सब लोग पेन को कम करते हैं, लेकिन पेशेंट के लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस को रखकर, मद्देनजर रखकर अगर आप ये चीज कर रहे हो, देन दिस इज अ जर्नल एनेस्थीसिया, ओके। और ये एक रिवर्सिबल इफेक्ट जो है वो अपना दिखाता है, या ओके। सो अदरवाइज द पेशेंट विल नॉट कोऑपरेट ड्यूरिंग द ऑपरेशन, क्योंकि अदरवाइज आपका पेशेंट जो कोऑपरेट नहीं करेगा, यस, ओके। सो इफ दैट सर्जरी रिक्वायर्ड, अगर आपको सर्जरी करना है, देन व्हाट वी वांट, हम लोग चाहते हैं कि जो कंप्लीटली बॉडी एनेस्थीसिया दी जाए, देन इट इज कॉल्ड एज जर्नल एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया प्रोवाइड दीज बेनिफिट्स, वैसे तो हमें मालूम है ये बॉडी को रिलैक्स करेगा, सेंसेशन, सेंसरी परसेप्शन को जो है वो ब्लॉक करेगा, ओके। एंड अदर देन दिस इट सिडेट पेशेंट्स एंड रिड्यूस द लेवल ऑफ एंजाइटी in his or her mind, and there is a lack of awareness and amnesia, skeletal muscle relaxation करना, suppression of the undesirable reflexes and analgesia। ये सारा collectively जो function हो रहा है, this is particularly your anesthetic effects। लेकिन ये तो हम लोग अपने थ्योरी में पढ़ते आ रहे हैं आज तक, लेकिन हमें इसके बारे में थोड़ा और डीपली देखना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले प्लीज एक बार प्री एनेस्थीसिया की ड्रग्स दोबारा से देख लो। सो वी हैव रिलीफ ऑफ एंजाइटी and dementia for pre-operative, supplement analgesics action for anesthetics, and we have stimulation that may cause anesthetics, okay, vagal or decrease activity and volume of gastric acid that is less damaging if aspirating। if अगर हम इसे एस्पिरेट कर लेते तो इसका काफी क्या रहता है, कम असर बॉडी में देखने को मिलेगा कि वो चीज एस्पिरेट नहीं करेंगे वो। सो पर्टिकुलरली प्री एनेस्थेटिक्स एंड जर्नल एनेस्थीसिया, ये तो था आपका जस्ट एक थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम लोग देखते हैं इसके मेन एक्शंस, स्टेजेस और किस प्रकार से काम करता है। तो गाइस इस डायग्राम को आप लोग देख सकते हो, इसमें साफ साफ लिखा है इंडक्शन, मेंटेनेंस एंड योर रिकवरी। ये तीन तरीके से काम करती है। इंड्यूस करोगे आप पेशेंट को, एंड देन आफ्टर आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, एंड देन पेशेंट विल कम बैक, रिकवरी फेज में पेशेंट एंटर करेगा। सो गाइस लेट्स सी, इंडक्शन का मतलब क्या है, दिस इज इंड्यूस्ड जनरली विथ एन IV एजेंट्स, ओके, फॉर एग्जांपल लाइक प्रोपोफोल, विच प्रोड्यूस लॉस ऑफ सेंसेशन इन 30 to 40 सेकेंड्स। लगभग 30 से 40 सेकेंड के अंदर अंदर पेशेंट विल फील
लिटिल बिट कैसा, बिल्कुल या लॉस ऑफ सेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। एडिशनली इनहेलेशन हो सकता है, आईवी ड्रग हो सकते हैं, कल हमने इनके बारे में बात की थी, मे बी गिवन टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड डेप्थ ऑफ द एनेस्थीसिया। तो आपने इंड्यूस किया है वेदर आईवी और इनहेलेशन। ओके, मेंटेनेंस में क्या कर रहे हो, मेंटेनेंस के अंदर मेंटेनेंस मींस टू मेक अ स्टेडी परफॉर्मेंस व्हिच हैज बीन इंड्यूस्ड आफ्टर एडमिनिस्ट्रेटिंग द एनेस्थेटिक, यानी कि आप वो ड्रग को अब मेंटेन करके रखना चाह रहे हो, वो जो डोज है वो मेंटेन करके रहेगी। वाइटल साइन आपको देखने हैं, response of the stimuli are monitored continuously to balance the amount of the drug inhaled or infused with the depth of anesthesia. Maintenance is commonly provided by the volatile anesthesia. तो guys inhalation में एक और टाइप आता है आपका जिसका नाम होता है volatile anesthesia। हम देखेंगे कौन से एजेंट्स हैं वो। नेक्स्ट एंड द लास्ट जो हमारा स्टेज आता है दैट इज द रिकवरी। पेशेंट अब धीरे धीरे क्या करेगा, वापिस अपनी फेज के अंदर आएगा। सो पोस्ट ऑपरेटिवली द एनेस्थेटिक जो एडमिक्सचर है इज विड्रॉन। अब आप उसको वापस लेकर आ रहे हो, ओके, एंड द पेशेंट इज मॉनिटर्ड फॉर रिटर्न ऑफ कॉन्शियसनेस। ओके, फॉर मोस्ट एनेस्थेटिक एजेंट रिकवरी इज द रिवर्स ऑफ इंडक्शन। जो इंडक्शन हुआ था उसको अब आप रिवर्ट बैक लेकर आ रहे हो। सो गाइस लेट्स सी नाउ, अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या टाइप्स हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पर्टिकुलरली मेडिसिन फॉर जो एनेस्थीसिया में दो प्रकार से इसे डिवाइड किया गया है। द नंबर वन टाइप इज बेसिकली प्री एनेस्थेटिक्स। ओके, प्री शुरुआत में दिए जाने वाले, और सेकंड क्या है, जर्नल। प्री में क्या हमने डिस्कशन की थी, एंटासिड्स, एंटीकोलिनर्जिक्स, एंटीएमेटिक्स, बेंजोडाइजेपाइंस एंड ओपियोइड्स। आपको ये नहीं भूलने हैं। सेकंड हमारे पास आता है जर्नल एनेस्थीसिया जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो दिस पर्टिकुलर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इनहेलेशन एंड आईवी। आपको सिर्फ ये चार्ट लर्न करना है, इसके अलावा आपको नहीं कुछ लर्न करना है। ओके, इनहेलेशन में मैंने बोला गैस और वोलेटाइल लिक्विड्स। ओके, ये दोनों ही इस्तेमाल किए जाते हैं बॉडी को लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस करने के लिए, मसल्स को रिलैक्स करने के लिए। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे, लेकिन नाम आपको पहले पता होने चाहिए। गैस में नाइट्रस ऑक्साइड, कल शायद ज्योति ने बताया था नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में। नेक्स्ट वॉलेटाइल लिक्विड्स में ईथर आता है, हेलोथेन आता है, आइसोफ्यूरेन आता है, डेस्फ्यूरेन आता है और सीवोफ्यूरेन आता है। तो जो भी आपके फ्यूरेन की कैटेगरी की जो ड्रग्स हैं, दीज ड्रग्स विल कम अंडर योर वॉलेटाइल लिक्विड्स। इज इट क्लियर रंजना? यस, तो ये जितनी भी आपकी ये दोनों ही आपके नाइट्रिक ऑक्साइड, ईथर, हेलोथेन और ये जितने भी गैसेस होते हैं वो वेपोरेट होते हैं। So these are the particularly your gas form and volatile liquid form. Okay? अगर मैं बात करूं IV की, तो IV में दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, या तो फास्ट एक्टिंग, ओके, या फिर स्लो एक्टिंग। अगर मैं फास्ट एक्टिंग की बात करूं तो थियोपेंटोन सोडियम, मिथोहेक्सीटोन सोडियम, प्रोपोफॉल एंड एटोमेडेट। ओके, और स्लो एक्टिंग की बात करूं तो इसके पर्टिकुलर आगे डिविजन्स आ जाती हैं। सो रंजना आपको क्या ध्यान में रखना है कि आपका थियोपेंटोन सोडियम हो गया, आपका प्रोपोफोल हो गया, दीज आर वेरी फास्ट एक्टिंग जिन्हें आईसीयू के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वी यूज दीज थिंग्स इन आईसीयू। ओके, हम इन्हें कहाँ इस्तेमाल करते हैं, आईसीयू के अंदर इस्तेमाल करते हैं। एंड नेक्स्ट व्हाट वी हैव, नेक्स्ट वी हैव स्लोइंग एजेंट्स। स्लो एक्टिंग जो है हमारे, उनमें क्या क्लासिफिकेशन आ जाएगी, बेंजोडाइजेपाइंस, डिसोशिएटिव एनेस्थेटिक्स, ओपियोइड एनाल्जेसिक्स। जो आपके बेंजोडाइजेपाइंस हैं उनको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके, डाइजेपाम, लोराजेपाम, मिडाजोलम। और डिसोशिएटिव एनेस्थेटिक्स में क्या है, कीटामाइन, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी पढ़ेंगे हम लोग। ओपियोइड में फैंटानिल, रेमिफेंटानिल। जैसे मैंने आपको बताया था कि फैंटानिल वो कई बार यूज करते हैं लोकल में भी, एपिड्यूरल हो गया आपका, इन्फ्यूजन स्टार्ट कर देंगे फैंटानिल की, क्यों, मेंटेनेंस के लिए, just for maintenance. So guys, we have inhalation, we have IV. For inhalation we have gas and volatile. For intravenously we have fast acting and slower acting drugs. We have also in the category of slow acting benzodiazepines, dissociative and opioids. अब हम बात करने वाले जनरल एनेस्थेटिक के बारे में, बेसिक इंट्रोडक्शन। सो गाइस डेफिनेशन में क्या है कि जनरल एनेस्थीसिया पर्टिकुलरली ओके क्या कर रहा है, रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन दे रहा है, रिवर्सिबल, वापस आ जाएगा बॉडी ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये तो मैंने डिस्कस कर रखा ऑलरेडी कि सीएनएस की मेडिकेशन में आता है। बेनिफिट्स क्या है, सिडेशन, एंजाइटी कम करना, लैक ऑफ अवेयरनेस एंड अमेंशिया,
skeletal muscle relaxants, okay, analgesics, सप्रेशन ऑफ अनडिजायरेबल रिफ्लेक्सेस, जितने भी एक्स्ट्रा हमारे रिफ्लेक्सेस हैं उन सबको हम शांत कर रहे हैं, हम पूरी बॉडी को रिलैक्स कर रहे हैं ताकि हम पेशेंट की सर्जरी कर सके। उस केस में हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं रंजना? जीए, जर्नल एनेस्थीसिया। कृपया करके इन जो भी मैं बोल रही हूँ उनमें अपना नर्सिंग रोल जरूर ध्यान में रखते चलना कि आपको क्या लगता है कि कहाँ कहाँ आपका रोल हो सकता है। सो बी अवेयर ऑफ इट। सिडेशन, अभी तक हमने सिर्फ ड्रग के टाइप्स पढ़े हैं, तो बीइंग अ नर्स वी शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट काइंड ऑफ मेडिकेशंस वी हैव, कौन सी कैटेगरी में कौन सी वाली मेडिसिन आती है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट, पेशेंट के फैक्टर्स, तो भाई पेशेंट का कार्डियोवास्कुलर सिस्टम अफेक्ट हो सकता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, किडनी, लीवर, नर्वस सिस्टम एंड प्रेगनेंसी, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज जनरल एनेस्थीसिया की जो ड्रग्स हैं वो बहुत ही ज्यादा सॉल्युबल, मैंने बताया था आपको कि सॉल्युबल होना चाहिए है, अगर पीएच ऑल्टर होती है तो वहां पर ये लोकल एनेस्थीसिया, ये जितने भी एजेंट्स हैं वो काम नहीं करते हैं। सो प्रेगनेंसी के केस में क्या होता है कि जो आपका प्लेसेंटा होता है वो बहुत ही इजीली इन ड्रग्स को, इन इंजेक्शंस को एब्जॉर्ब कर लेता है, क्रॉस कर जाता है प्लेसेंटा से, जिसके वजह से बच्चे को इफेक्ट पड़ सकता है। तो प्रेगनेंसी में अगर लिपिड सॉल्युबल हैं तो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती हैं, तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि प्रेगनेंसी में क्या देना है, क्या नहीं देना है, कैसे करना है। तो वी हैव टू मेक श्योर नर्सिंग कंसिडरेशन कार्डियो, रेस्पिरेटरी, किडनी, नर्वस एंड प्रेगनेंसी। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है दैट द स्टेजेस एंड द डेप्थ, यानी कि कौन कौन से स्टेजेस और क्या चीज की डेप्थ है। स्टेजेस तो अभी हमने पढ़े थे, एक इंड्यूस करने का होता है, फिर मेंटेनेंस और फिर रिकवरी। ये 3 फेजेस में ही आप पेशेंट को क्या करते हो? जनरल एनेस्थीसिया देते हो। अगर मैं डेप्थ की बात करूं तो सबसे पहले स्टेज 1 में क्या आता है? पेशेंट एनाल्जेसिया में होता है। मैंने बोला था एनाल्जेसिक्स आर द ड्रग्स, एनाल्जेसिया इज द प्रोसेस ऑफ द इफेक्ट। सो पेशेंट जो पहली स्टेज में वो क्या है? एनाल्जेसिया की स्टेज में जा रहा है, वो इफेक्ट में आ रहा है। दूसरी स्टेज में क्या होगा? एक्साइटमेंट, पेशेंट विल हाफ सिडेटेड एंड हाफ नॉट सिडेटेड एंड दे विल टॉक लाइक रबिश, लाइक मुझे उधर जाना है, मुझे ये खाना है, ऐसा उल्टी सीधी बातें वो करेंगे। तो शुरुआत में वो एनाल्जेसिया के इफेक्ट में जाएंगे, फिर वो जो है वो पेशेंट एक्साइटमेंट में होगा जिसमें वो ऊपर नीचे बात कर रहा है। स्टेज 3 के अंदर सर्जिकल एनेस्थीसिया में जाएगा बॉडी को। अब आप सर्जिकल जो करना है वो आप कर सकते हैं, उसका इफेक्ट आ चुका है सर्जरी के लिए। एंड स्टेज 4 में मेडुलरी पैरालिसिस, यानी कि पूरा का पूरा मेडुला जो है वो आपका वो एक तरीके से पैरालाइज कर देगा बॉडी को, बॉडी कंप्लीटली किसमें चली जाएगी? रिलैक्सेशन में चली जाएगी। सो दीज आर द डेप्थ्स एंड दीज आर द स्टेजेस ऑफ योर जनरल एनेस्थीसिया। बट मेरा इतना डीप और इतना ज्यादा डाटा देने का मोटिव क्या है? ताकि आपके माइंड में एटलीस्ट 60% जो डाटा है जनरल एनेस्थीसिया के बारे में वो रहे आपके माइंड में, और क्वेश्चन अगर आएगा तो इसके आसपास ही आएगा, तो आप इजीली आंसर दे सकते हो। इस ग्राफ में भी आप देख सकते हैं ये इंड्यूस हो रहा है, ये मेंटेन कर रहा है और फिर बाद में रिकवरी हो रही है। नाउ लेट्स सी, अब हम बात करने वाले हैं जनरल एनेस्थीसिया के एक्शंस, मोड ऑफ एक्शन, क्योंकि हमें पता होना चाहिए काम कैसे कर रहा है। वैसे तो हमें मालूम है कि हाउ इट वर्क्स, बट स्टिल वी शुड बी अवेयर ऑफ हाउ इट वर्क्स। ऑलराइट, सो लेट्स सी, आपका फार्माकोकाइनेटिक देखते हैं, यानी कि ड्रग कैसे कैसे बॉडी में चल रही है। आपने इनहेल किया, परफेक्ट, इनहेलेशन से वो एल्वोलाइज में गया ड्रग, एल्वोलाइज से वो ब्लड में गया एंड ब्लड से वो ब्रेन के अंदर गया। सिंपल, वेरी सिंपल। इनहेलेशन, एल्वोलाइज में गया, ब्लड में गया, ब्रेन में गया, सिंपल। अनपोटेंसी क्या है इसकी? मिनिमल एल्वोलाई कंसंट्रेशन विच एलिमिनेट्स मूवमेंट, ओके, जो आपके मूवमेंट को क्या कर देगी? बिल्कुल अर्चना क्लोज कर देगी। Among 50% of patients challenged by standardized skin incision like ED50. What is the full form of ED50, Archana? Effect of the drug in 50% of the population. तो गाइज इसका बोलने का मतलब क्या है कि ये ड्रग ज्यादातर लोगों के अंदर 50% पे आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे इस कीटामाइन का कोई लेना देना नहीं है, इसे मैं इसे यहाँ से डिलीट कर देती हूँ, इट हैज नो रिलेशनशिप। ऑलराइट, सो यहाँ पे इनहेल जब करते हो अर्चना ड्रग, तो इसका ED50 कितना आपका? लगभग 50% में होगा, क्योंकि आप किस मेथड से ले रहे हैं? इनहेलेशन से ले रहे हो। और डायरेक्ट ब्लड से ले तो क्या होता? 100% इफेक्ट होता, लेकिन हम लोग कैसे ले रहे हैं? इनहेलेशन ले रहे हैं, राइट। सो मेटाबॉलिज्म तो कहीं ना कहीं ब्लड में फिर लीवर में जाएगा, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा इस ड्रग का, तो इसीलिए यहाँ पे ED50 मेंशन किया गया है। ओके, अब ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द एनेस्थीसिया को अफेक्ट करते हैं द ब्रेन? मतलब कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द एनेस्थीसिया इन ब्रेन ऑल्टर, यानी कि डोज ज्यादा दूं तो ज्यादा असर होगा, कम डोज दूं ज्यादा असर होगा। किस प्रकार से आप इसका जो कौन से ऐसे फैक्टर हैं अर्चना जिनकी वजह से आपका एनेस्थीसिया काम करना हल्का
कर सकता है। मतलब आई स्टिल रिमेंबर देयर वाज वन लेडी जिनको नॉर्मल डोज के हिसाब से दे रहे, बट फिर भी वो पेन हो रहा है, फिर भी पेन हो रहा है, फिर भी पेन हो रहा है। सो एवरीबडी हैज डिफरेंट थ्रेशहोल्ड फॉर पेन। उसी प्रकार से आपका कौन से ऐसे फैक्टर जो एनेस्थीसिया को अफेक्ट करते हैं आपको पता होनी चाहिए। सो जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा उतना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगा ड्रग का in your body, in your brain. Okay, so the number one factor is inspired gas. आप जितनी ज्यादा ड्रग को इंस्पायर करोगे उतना ही ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन ड्रग का देखने को मिलेगा। और नंबर 2 पल्मोनरी वेंटिलेशन। इंसान जितना ज्यादा आप रेट बढ़ा दोगे उसका, जैसे आप CPAP पे रखा हुआ पेशेंट या मे बी SIMV मोड पे है या फिर पूरा ही PRVC मोड पे है वो, और PRVC इज अ सीरियस मोड। ओके, बिलो द PRVC वी हैव SIMV मोड, SIMV से नीचे CPAP। तो अर्चना दीज आर द स्टेजेस। तो पहले हम PRVC पे रखते हैं जिसमें कंप्लीटली पॉजिटिव प्रेशर पेशेंट रहता है, फिर हम SIMV पे डालते हैं, थोड़ा सिंक्रनाइज्ड होता है, फिर हम CPAP पे डालते हैं, पेशेंट खुद सांस लेता है, जब जरूरत होती है तभी मशीन जो उसको सांस देती है। सो पल्मोनरी वेंटिलेशन कैसा है पेशेंट का, जितना ज्यादा वो अपने आप को वेंटिलेट करेगा उतना ज्यादा वो इंस्पायर करेगा, उतना ज्यादा इफेक्ट उसको ड्रग का देखने को मिलेगा। तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मान लीजिए COPD वाला पेशेंट है, वो कितना जल्दी सांस लेते हैं, राइट, उनमें काफी जल्दी देखने को मिलेगा। लेकिन बोलने का मतलब क्या है कि आप वेंटिलेट कितना ज्यादा कर रहे हो अपने अंदर लंग्स को, उतना ही ज्यादा असर आपको देखने को मिलेगा। सो हाइपर वेंटिलेशन जैसे कि आप COPD में भी देखते हैं और आप प्रेगनेंसी में भी देखते हो, तो मोर एनेस्थीसिया वाला इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। और अगर पेशेंट थोड़ा रेस्पिरेटरी, अगर मान लीजिए पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या उसकी हल्की कम है, तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है, कुछ भी है, तो आपका एनेस्थीसिया का इफेक्ट क्या होगा, थोड़ा डिक्रीज होगा। और एक और होते हैं एल्वेओलाइट के एक्सचेंज, जैसे कि मान लो किसी को एम्फाइसीमा है या किसी को पल्मोनरी कुछ इश्यूज है, तो देन गाइस व्हाट विल हैपन, जैसे कि एम्फाइसीमा हो गया, ब्रोंकल अस्थमा हो गया या फिर ब्रोंकोएक्टिएसिस हो गया, इन सब कंडीशन की वजह से नीचे जो आपके एल्वेओलाइज होते हैं उसमें गैस एक्सचेंज अच्छे से नहीं हो पा रहा है। सो अगर आपका एक्सचेंज अच्छे से नहीं होता है तब भी अंजना क्या होता है, आपका जो एनेस्थीसिया का इफेक्ट है वो अच्छे से नहीं आता है, क्योंकि ये भी एक फैक्टर है जो कि आपके एनेस्थीसिया के इफेक्ट को ऑल्टर कर सकता है। इसके अलावा सॉल्युबिलिटी इन ब्लड, ये तो मैंने बहुत बार बोल दिया है, सॉल्युबिलिटी चाहिए है ब्लड के अंदर, क्योंकि बिकॉज दीज आर द लिपिड सॉल्युबल, दीज आर द आयनाइज्ड एंड देन कन्वर्ट इनटू अनआयनाइज्ड एंड देन बॉडी यूज दीज रिसेप्टर्स। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि बेसिक नेचर के हो, एंड तो अगर बहुत ही ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी ब्लड में तो बहुत ही ज्यादा इफेक्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ओके, एंड वन मोर थिंग, जितना ज्यादा इंसान सांस छोड़ता है उतना ही ज्यादा वो वॉश आउट होता है एनेस्थीसिया, तो ये भी एक फैक्टर है यहाँ पे। ओके, तो ध्यान में रखना कि रेस्पिरेटरी रेट लंग्स के अंदर ही मैटर करता है आपका एनेस्थीसिया का इफेक्ट कैसा है। अब बहुत ज्यादा इनहेल कर रहे हो तो बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा, पर बहुत ज्यादा सांस छोड़ भी रहे हो तो बहुत ही जल्दी वो आउट भी हो जाएंगे। कार्डिक आउटपुट की बात करूं तो काफी इंपॉर्टेंट है, मोर कार्डिक आउटपुट एंड डिक्रीज एनेस्थीसिया। अब ऐसा क्यों, क्योंकि जिसकी जितनी ज्यादा कार्डिक आउटपुट होगा, ओके, तो बॉडी के अंदर घूम रहा है वो, उतना ही ब्लड लंग्स में जाएगा और उतना ही ब्लड लंग्स से कहां निकलेगा, फ्लश आउट होगा बाहर। ओके, तो इस केस में आपका एनेस्थीसिया का इफेक्ट क्या हो जाता है, डिक्रीज। तो कार्डिक आउटपुट ज्यादा होना भी इट्स नॉट गुड, उसमें भी एनेस्थीसिया का इफेक्ट आपको कम देखने को मिल सकता है। सो आपका पार्शियल प्रेशर ज्यादा है तो ज्यादा इफेक्ट आएगा, पल्मोनरी वेंटिलेशन ज्यादा है तो ज्यादा इफेक्ट आएगा, एल्वेओलर एक्सचेंज ज्यादा अच्छा है तो ज्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा, सॉल्युबिलिटी ज्यादा है तो ज्यादा इफेक्ट आएगा, कार्डिक आउटपुट अगर मोर है तो कम होगा। यहाँ एक उल्टा इफेक्ट होता है, व्हाई, बिकॉज ज्यादा कार्डिक आउटपुट होगा तो लंग्स में ज्यादा जाएगा और ज्यादा फ्लश आउट होगा, इसीलिए। नेक्स्ट लास्ट जो हमारे पास इफेक्ट आता है दैट इज पर्टिकुलरली इफेक्ट ऑफ टिश्यूज और एनेस्थीसिया अपटेक, यानी कि हाई, कहां पे ज्यादातर देखने को मिलेगा, ब्रेन में, नेक में, लीवर में। लो कहां मिलेगा, स्केलेटन, फैट एंड बोन्स में। और फैट क्यों, वाई फैट में लो मिलेगा, बिकॉज लार्ज कैपेसिटी टू स्टोर एनेस्थीसिया, वो वहां स्टोर करके रख लेगा, ब्लड में नहीं डालने देगा, क्योंकि लिपिड सॉल्युबल है, वो फैट में जाकर स्टोर हो जाएगा। इसीलिए एनेस्थीसिया जो बहुत मोटे लोग होते हैं उनके अंदर जो ज्यादा देना पड़ता है उनमें असर काफी कम होता है। व्हाई, बिकॉज दीज आर द लिपिड सॉल्युबल्स एंड दे विल बी accumulated in your fat, so low effect you will able to see. All right, perfect. Now let's see anesthesia किस प्रकार से काम करता है हमारे रिसेप्टर्स के ऊपर। तो गाइस, जैसे कि मैंने CNS की बात करी है, तो यहाँ पर आप प्लीज एसिटाइलकोलिन को, एपिनेफ्रिन को, नॉन एपिनेफ्रिन को, अल्फा बीटा गामा, इनको बिल्कुल याद मत रखना। यहाँ पे आपके रिसेप्टर चेंज हो जाते हैं। CNS में जो आपके रिसेप्टर पर्टिकुलर हमने पढ़े थे, दीज विल बी पर्टिकुलरली गाबा, ओके, डोपामिन, ये कुछ रिसेप्टर्स थे आपके जो कि नॉन एपिनेफ्रिन में कन्वर्ट हो रहे थे। तो दीज आर द रिसेप्टर्स जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में काम कर रहे थे, पेरिफेरल में कर रहे थे आपके सिंपैथेटिक एंड नॉन सिंपैथेटिक के एसिटाइलकोलिन।
और सिंपैथेटिक में थे आपके कोलिनर्जिक एंड डोपामिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन। ओके, तो मैं जो स्टार्टिंग की लाइन बोली थी कि सीएनएस की बात नहीं कर रही हूं, मैं पेरिफेरल की बात करती हूँ। सारे के सारे जो मैंने पहले मेंशन किए ये पेरिफेरल में आते हैं। ओके, अच्छा चलो ठीक है। अब हम बात करने वाले सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में, तो प्लीज हैव अ लुक। ओके, अगर किसी को एनेस्थीसिया नहीं दिया गया है, ऑलराइट, अगर किसी को एनेस्थीसिया नहीं दिया गया तब क्या होगा? जैसे कि डायग्राम आपके सामने है, आप देख सकते हैं। एक हमारे पास एक न्यूरॉन का रिसेप्टर है। ओके, ऑलराइट, सो दिस इज पर्टिकुलरली काइंड ऑफ मेडिसिन। तो मैं इसको नहीं देख रही हूं, बस आप यहाँ पे देखिए, यहाँ इस चैनल पे देखिए, सोडियम है, यहाँ पे एंटर करता है सोडियम। ओके, एक्शन पोटेंशियल सोडियम ही जनरेट करता है ना। ओके, वो भी आपको एनाटॉमी नहीं मालूम है ना, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। वैसे मैंने शुरुआत में भी बताई थी कि सोडियम जो होता है आपका प्री साइनैप्स पोस्ट साइनैप्स जो आपके ब्रेन में भी पाए जाते हैं ना न्यूरॉन्स, तो वो तो आपके पेरिफेरल में भी होंगे, ब्रेन में भी होंगे। तो जो प्री साइनैप्टिक होता है और पोस्ट साइनैप्टिक होते हैं, उनमें जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने की जो रंजना ताकत है वो सेम रहेगी। सोडियम एंटर करेगा, फिर आपके वेसिकल जो सोडियम है वो एक्शन पोटेंशियल अंदर जनरेट करता है। देन आफ्टर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, गाबा फॉर एग्जांपल लाइक दैट, एंड देन after the calcium will come and increase the influx, and then it would burst the neurotransmitters, okay, and then these neurotransmitters will go down, okay, और फिर वो उस रिसेप्टर पे जाके काम करते हैं। इस प्रकार से ये न्यूरॉन हमारा काम करता है। सो यहाँ पर जो सीएनएस के अंदर जो आपके रिसेप्टर्स हैं, उनमें क्या बोला जा रहा है कि जैसे ही सोडियम एंटर करता है, जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, जनरेट करने के बाद क्लोराइड चैनल्स को ओपन कर देती है, फिर क्लोराइड एंटर करता है, एक बैलेंस बन जाता है और हमारा जो सिग्नल है वो पहुंच जाता है, यानी पहले डीपोलराइज हो जाएगा, फिर रीपोलराइज हो जाएगा। डीपोलराइज हमारे सोडियम वगैरह कर देंगे और रीपोलराइज हमारा क्लोराइड कर देगा। दिस इज द नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। सो गाइज, अब क्या है यहाँ पे, बाइंडिंग ऑफ गाबा। तो गाबा नाम के रिसेप्टर पाए जाते हैं, तो बाइंडिंग ऑफ द गाबा, तो वो गाबा को जैसे ही रिसेप्टर बाइंड करते हैं, नेचुरली गाबा अपना दरवाजा खोल देता है और क्लोराइड अंदर एंटर कर जाती है, और जो पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट कर रखा था सोडियम ने, वो क्या हो जाता है रंजना, शांत हो जाता है। इज इट क्लियर? सो वेरी सिंपल, द पोटेशियम इज आउटसाइड द सेल, द नेगेटिव इज इनसाइड द सेल, मतलब न्यूरॉन के अंदर। तो पोटेशियम जब बाहर बहुत होता है तो वो अंदर आता है, सिग्नल जनरेट करता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, करने के बाद वो क्या करता है, गाबा रिसेप्टर पे भी आके बाइंड होते हैं कुछ चीजें जो आप पढ़ेंगे आगे, फिर गाबा अपने आप को खोलता है, क्लोराइड बाहर से एंटर करता है और अंदर का जो पॉजिटिव इन्वायरमेंट था उसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर देता है। इस प्रकार से हमारा जो मसल्स है वो नॉर्मल रिलैक्स हो जाती हैं। ये नॉर्मल फंक्शन है। ओके, सो यू नो ना, जब हम सोडियम एंटर करता है उसको डीपोलराइजेशन बोलते हैं, और जब क्लोराइड एंटर करता है तो उसको हाइपरपोलराइजेशन बोलते हैं। वेरी गुड। ओके, नाउ नेक्स्ट सी अनदर इफेक्ट क्या होगा। बाइंडिंग ऑफ द गाबा इज इंक्रीज्ड बाय एनेस्थीसिया। तो आपका जो गाबा के जो रिसेप्टर्स होंगे वहां पर जो बाइंडिंग है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो चैनल्स खुल जाते हैं और क्लोराइड ही अंदर रहता है, सिर्फ एक्शन पोटेंशियल जनरेट ही नहीं होता है, और जिसकी वजह से हमारी मसल क्या रहती है रंजना, रिलैक्स रहती है। और ये पॉइंट तो हमने हमारी फार्मा के स्टार्ट होने पे ही पढ़ लिया था। इन्हें बोला जाता है आयन लाइगेंड गेटेड चैनल्स, जो कि क्लोराइड को एंट्री करवा रहे थे, गाबा रिसेप्टर को खोल रहे थे। तो यहां पर एक बात जो पूरी इस कन्वर्सेशन से आप सीखते हैं वो ये है कि गाबा रिसेप्टर का रिलैक्सेशन के साथ लेना देना है। गाबा ओपन होगा तो क्लोराइड अंदर आएगी, गाबा ओपन नहीं होगा तो क्लोराइड अंदर नहीं आएगा। तो इसीलिए गाबा को टारगेट करना कहीं ना कहीं जनरल एनेस्थीसिया का काम होता होगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्लोराइड अंदर आ सके और एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट हो रखा है वो डिक्रीज हो जाए। इज इट क्लियर? परफेक्ट। ओके, अब देखते हैं फार्माकोडायनेमिक, यानी कि बॉडी किस प्रकार से इसे डील कर रही है। सो गाइस, नंबर 1, व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस। तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन देखने को मिल सकता है, बिकॉज जब आप मसल को रिलैक्स कर रहे हो सकता है रेस्पिरेटरी मसल ही रिलैक्स हो जाएं और पेशेंट रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में चला जाए। एग्जांपल के तौर पे आइसोफ्यूरेन और रेन वाली सारी की सारी कैटेगरी की जो ड्रग्स है वो आपके वोलाटाइल के अंदर आ जाती हैं, जो आपने बिल्कुल भी नहीं भूलनी है। हेलोथेन, आइसोफ्यूरेन, डेस्फ्यूरेन, सेवोफ्यूरेन, सो दीज आर द ड्रग्स which come under the category of volatile. Okay, next
स्लाइवेशन रेस्पिरेटरी सिक्रीशन विद इंक्रीज्ड म्यूकोसिलरी फंक्शन इन द एयरवे। तो ये भी क्या है, एक कॉम्प्लिकेशन बन जाती है, बिकॉज इसकी वजह से ब्लॉकेज हो सकता है उसके लंग्स के अंदर, स्लाइवेशन रेस्पिरेटरी सिक्रीशन विद इंक्रीज्ड म्यूकोसिलरी फंक्शन इन द एयरवे। ओके, सो दिस कैन बी अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ द जनरल एनेस्थीसिया। अरिदमिया, एक रिदम बन रही थी हार्ट के अंदर, लेकिन आप मसल को रिलैक्स कर रहे हो, मसल कोशिश करेगी मैं रिदम बनाऊंगी पर मसल रिलैक्स भी कर रही है। यू कैन क्रिएट अ इम्बैलेंस बिटवीन द मसल्स, बिटवीन द रिदम ऑफ द हार्ट, सो इट कैन लीड टू अरिदमियाज। फॉल इन द ब्लड प्रेशर, हमने अभी भी पढ़ा है कि भाई वो बीपी को लो कर सकता है क्योंकि मसल को रिलैक्स कर रहा है, हो सकता है ब्लड प्रेशर भी रिड्यूस हो जाए। एस्पिरेशन ऑफ द गैस्ट्रिक कंटेंट, क्यों? क्योंकि स्टमक के जो ब्लैडर जो स्फिंक्टर्स होते हैं उनको भी रिलैक्स कर सकता है, और कंटेंट जैसे आपने देखा कि स्लाइवरी रेस्पिरेटरी सिक्रीशन विद इंक्रीज्ड म्यूकोसिलरी फंक्शन द एयरवे, तो हो सकता है कि गैस्ट्रिक कंटेंट भी निकल के आगे मूव कर जाए। Recall of operative event with poor anesthetics, okay, delirium, convulsion and other excitatory event देखने को मिल सकते हैं, for example like seizure। so ये सारी चीजें आपके complications बन जाती हैं जनरल एनेस्थीसिया की। हमने जनरल एनेस्थीसिया के क्लासिफिकेशंस देखे, हमने उसका थोड़ा सा मोड ऑफ एक्शन देखा, हमने सीखा कि भाई कहीं ना कहीं गावा के ऊपर काफी ज्यादा इफेक्ट दिखाता है क्योंकि वो क्लोराइड को अंदर आने देता है और क्लोराइड एक्शन पोटेंशियल को रिलैक्स डाउन करता है। आफ्टर एनेस्थीसिया क्या इफेक्ट हो सकते हैं? सो गाइस, आफ्टर एनेस्थीसिया आपको नोजिया, वॉमिटिंग, इसीलिए हमने प्री एनेस्थेटिक इफेक्ट्स पेशेंट को दिए थे, नोजिया, वॉमिटिंग, परसिस्टिंग सेडेशन, म्यूकस प्लग इन एयरवे, जैसे कि आपने अभी भी पढ़ा था कि स्लाइवेशन, रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो प्लग भी कर सकते हैं। ओके, एंड ऑर्गन टॉक्सिसिटी, लीवर की, किडनी की भी कर सकते हैं। डिलीरियम, कंफ्यूज भी पेशेंट हो सकता है। दीज आर द थिंग्स विच यू कैन एक्सपीरियंस आफ्टर एनेस्थीसिया एज अ कॉम्प्लिकेशन। ओके फाइन, और क्या हो सकता है कॉम्प्लिकेशन? तो लेट्स सी ड्रग इंटरेक्शन के साथ क्या दिक्कत देखने को मिल सकती है। अगर आप जनरल एनेस्थीसिया को एंटी हाइपरटेंसिव के साथ दोगे तो पक्का वो बीपी को क्या कर देगा, लोअर डाउन। इसीलिए मैंने हमेशा आपको बताया था कि जब भी हम सुबह ड्रग्स देते हैं, रात को जो पेशेंट को ओटी के लिए प्रिपेयर करते हैं और सुबह जब ओटी के लिए भेजते हैं, तो जो एनेस्थीसिया वाली टीम आती है वो क्या करती है अर्चना, ड्रग्स को बंद कर देती है। मेटैक्सिल हो गया, ओके, आपका बीटा लॉक हो गया, आपके लेसिलेक्टोल हो गए, लैसिक्स हो गए, इनको बंद कर देती है रंजना। दे ओनली रन प्रोकाइनेटिक ड्रग्स, फॉर एग्जांपल लाइक मेट्रोक्लोप्रामाइड और पेंटोसिड, पीपीआई आपका हो गया। इसके अलावा वो कई बार मेटफॉर्मिन भी दे देते हैं, कई बार देते हैं बट मैक्सिमम टाइम तो नहीं देते हैं। मॉर्फिन देते हैं, फिनर्गम देते हैं, एल्प्रैक्स देते हैं, ऐसे कुछ ड्रग्स है। लेकिन अगर पेशेंट का बीपी बहुत ही ज्यादा शूट करता होता है तो उस टाइम पे हम 6 o'clock को डिजॉक्सिन, मेटैक्सल भी कई बार दे देते हैं। बट आपको ध्यान में रखना है, किसी का प्रेशर अगर लोअर साइड पे है तो जनरल एनेस्थीसिया एंटी हाइपरटेंसिव के साथ बीपी को क्या करता है, कम करता है। न्यूरोलेप्टिक ओपियोइड्स प्लस जनरल एनेस्थीसिया पोटेंशियल एनेस्थीसिया इफेक्ट देते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसीलिए न्यूरोलेप्टिक्स हो गए, आपके ओपियोइड्स हो गए, जनरल एनेस्थीसिया, इनके साथ हम मिलकर इनको देते हैं टू गेट अ गुड पोटेंशियल एनेस्थेटिक इफेक्ट्स। हेलोथेन जो है, जो हमने जनरल एनेस्थीसिया का भी क्लासिफिकेशन में पढ़ा, वो सेंसिटाइज हर्ट टू एड्रेनल, वो बढ़ा देता है, एडीआर के लिए बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है अगर आप पेशेंट को हेलोथेन देते हैं तो। और लास्ट, इंसुलिन नीड इज इंक्रीज इन डायबिटिक पेशेंट, इसीलिए मेटफॉर्मिन हो गया या फिर आपका गाबाग्लिप्टिन, ये कुछ ड्रग्स होती हैं आपकी एंड जो कि इंसुलिन की जगह दी जाती है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। तो जैसे मैंने बताया कि ये भी हम कभी कभी दे देते हैं, तो कहता है कि नीड कई बार पड़ जाती है, तो इंसुलिन नीड इज इंक्रीज्ड इन द डायबिटिक पेशेंट, बिकॉज ये कहीं ना कहीं पेशेंट को क्या करेंगे, मसल्स को रिलैक्स कर देंगे, आपके जो जीए सिस्टम है उसको रिलैक्स डाउन कर रहे हैं, और बॉडी एक तरफ से क्या हो जाएगी, सिंपैथेटिक में एक्टिवेट हो जाती है, और बॉडी जो है वो ग्लूकोज वगैरह को मैनेज अच्छे से नहीं कर पाती है। ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये थे हमारे कुछ जनरल एनेस्थीसिया के बारे में कुछ पॉइंट्स। इज इट क्लियर अर्चना? आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है। रही बात एमसीक्यूज की, दैट वी विल डू। ओके, एमसीक्यूज आपको टेस्ट में मिलेंगे,